भारत में चुनाव सिर्फ जनता की पसंद नापसंद से तय नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे बड़ी साजिशें, रणनीतियां और सत्ता के समीकरण भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार का खेल चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर हो रहा है और इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, बल्कि आरएसएस भी एक अहम भूमिका में है। 17 फरवरी को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। हालांकि 2023 में बनाए गए नए कानून के तहत अब इस पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री शामिल किया गया है। इससे मोदी सरकार को पूरी तरह से नियंत्रण मिल गया है, क्योंकि इस पैनल में 3 में से 2 सदस्य सरकार के हैं और राहुल गांधी की राय महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में आरएसएस की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या संघ वाकई मोदी शाह की इस रणनीति के साथ है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेला जा रहा है? आरएसएस क्यों नहीं चाहता कि मोदी शाह अपने तरीके से चुनाव कराएं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा से यही नीति रही है कि भाजपा के नेता उन पर निर्भर रहें, न कि अपनी स्वतंत्र रणनीति बनाएं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मोदी और शाह ने आरएसएस को दरकिनार कर अपनी एक अलग चुनावी रणनीति बनाई है, जिसमें ईवीएम, प्रशासनिक नियंत्रण और अब चुनाव आयोग की नियुक्ति जैसे कदम शामिल हैं। आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक संघ नहीं चाहता कि मोदी शाह बिना उनकी सलाह के अपने तरीके से चुनाव जीतने की रणनीति बनाए। संघ का मानना है कि अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी सरकार के नियंत्रण में आ गया तो आगे चलकर भाजपा पर आरएसएस की पकड़ कमजोर हो सकती है। संघ की रणनीति, पर्दे के पीछे से खेल। हालांकि आरएसएस सीधे तौर पर मोदी शाह का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भाजपा में दरार पड़ सकती है। लेकिन संघ पर्दे के पीछे से इस पूरे घटनाक्रम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पहला दांव, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है। संघ इस बात की कोशिश कर सकता है कि अदालत इस कानून को असंवैधानिक करार दे दे। दूसरा दांव, संघ अपने करीबी नेताओं के जरिए भाजपा के अंदर से दबाव बना सकता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो। तीसरा दांव, संघ की मीडिया इकाई और विचारधारा से जुड़े लोग इस मुद्दे को उठाकर इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस खेल को पलट सकता है? इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष केवल एक रोता हुआ बच्चा बनकर रह गया है। राहुल गांधी बैठक में विरोध जताएं, लेकिन उनकी राय को कोई तवज्जो नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 में से 2 वोट मोदी सरकार के होंगे। असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को इस कानून को लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाता है तो मोदी सरकार की पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। अगर अदालत ये कह देती है कि 2023 का नया कानून गलत है और सीजेआई को दोबारा इस चयन समिति का हिस्सा बनाया जाए, तो ये संघ और विपक्ष दोनों के लिए जीत होगी। अगर अदालत सरकार के पक्ष में फैसला देती है तो मोदी शाह की ताकत और बढ़ जाएगी और भविष्य में आरएसएस भी भाजपा पर अपना नियंत्रण खो सकती है। जीत किसकी होगी? ये लड़ाई सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई भाजपा के भविष्य और आरएसएस के प्रभाव की भी है। अगर मोदी शाह सफल होते हैं तो वे पूरी चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित कर लेंगे और आरएसएस का प्रभाव खत्म होने लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो ये दिखाएगा कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और मोदी सरकार पूरी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। अगर आरएसएस इस खेल में सफल होता है तो ये साबित हो जाएगा कि पर्दे के पीछे असली ताकत अब भी संघ के पास है। अब सबकी निगाहें 17 फरवरी की बैठक और 19 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या संघ मोदी शाह को रोक पाएगा या भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा? ये सवाल अब पूरे देश के लिए अहम हो गया है। What do I say? As a colleague who have known last 6 years, Justice Rishikesh Roy, shared the collegium with him. I know his intellect. I know his sense of balance. Mr. Sibal said he was a complete judge. No, he was a complete man. His sense of humor, to make things easy, his balanced approach, whether it's the court or otherwise, was extraordinary. That apart, his patience, his demeanor, his calmness has an impact on all of us when we interact with him. When you feel that you're talking to a person who has knowledge and wisdom. As a judge,
there's 3-4 words I can phrase him in. It will be legal acumen, knowledge, reasonableness, and practicality, all built into one person, which is very difficult to get. Somebody said he's like Buddha, but he is disciplined. It requires a lot of equanimity and balance and sense of justice to be able to do this. Coupled with the sense of compassion he had, and which got reflected in his judgments dealing with issues of human, when you're dealing with human beings. That apart, he's an all-round. Be it sports, be it music, be it books, and whatnot. I think it's very difficult to find a person like him be on the bench, because invariably most of us get drawn towards more black and white work rather than other things. So he's maintained that balance. Personally, I've had occasions when we share a dinner or something, and our conversations were always very widespread. And I also came to know about his interest in stories about partition. And he borrowed some books and went through and came back to me and we gave his thoughts about it. He's a remarkable person. We'll all miss him on as far as the bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time. Thank you for being part of us, Justice Roy. My brothers. I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior to me. But he was then as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you may not be aware of. He was a Delhi public school student and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi Public School beat Modern School in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dipsites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader and he generously gives books to all the guests who visit him at home. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।